हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक हमने लिया है वो है 12th केमिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 50 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे पेपर बनता है। ठीक है, जिनसे बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। अगर आपने इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपके एक नंबर भी नहीं कटने वाले। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो बस इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे आपके एग्जाम में एक नंबर भी ना कटे और पूरे 70 नंबर के पेपर में आप 70 नंबर लेके आए। ठीक है, तो हर साल बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से हैं वो प्रश्न। तो देख सकते हैं आप, हमारा पहला नंबर प्रश्न है, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम लिखिए। ठीक है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। राउल्ट का वाष्प दाब नियम बताना है और इसकी सीमाएं भी हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राउल्ट का वाष्प दाब का नियम क्या है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है विलेय के, ठीक, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लीजिए, P माइनस P0 अपॉन P0, ठीक, इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, P माइनस P0 अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। जहां पर P विलयन का वाष्प दाब है, P0 विलायक का वाष्प दाब है, N1 विलेय के मोल हैं, N2 विलायक के मोल हैं। ठीक है, जहां पे P विलयन का वाष्प दाब, P0 विलायक का वाष्प दाब, N1 क्या है? विलेय के मोल और N2 है विलायक के मोल। ठीक है, तो ये बात हो गई राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन नियम के बारे में। अब हमें इसकी सीमाएं भी लिखनी है, तो सीमाएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, नंबर 1, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये क्या है? राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लेना ताकि आपकी एक नंबर भी ना कटे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम अणु को 200 मिली जल में घोल दिया जाए, तब विलयन की मोलरता की हमें गणना करनी है। तक ठीक है कि विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन कितना है? विलेय, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड विलेय है और इसको हमने किसमें घोला है? जल में, विलयन में घोला है। ठीक, तो ये क्या बना लेगा? विलयन। ठीक, 5.85 ग्राम हमारे पास NaCl जो कि विलेय है। ठीक है, 200 मिली जल में घुला है। किसमें घुला है? 200 मिली जल में यानी H2O में घुला है। तो ये 200 मिली क्या है? आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, तो मोलरता हमें निकालनी है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। ठीक है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणे 1000, ये किसका फॉर्मूला होता है? मोलरता का। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में मान रख के निकाल लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। परासरण और विसरण क्रिया क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें एक तरफ क्या करना है? परासरण डालना है, दूसरी तरफ विसरण डालना है। ठीक है, तो परासरण क्या होता है? परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। परासरण की क्रिया अर्धपारगम झिल्ली से होती है। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली का होना इसमें अनिवार्य होता है। और जो विसरण की क्रिया है, विसरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली अगर ना भी हो तो भी विसरण की क्रिया होती है, लेकिन परासरण में अर्धपारगम झिल्ली होनी ही चाहिए। परासरण में विलायक के कण
केवल एक दिशा में विसरित होते। ठीक है, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते। जैसे हम छन्नी नहीं होती, छन्नी मान लीजिए अर्धपारगम झिल्ली है, और जब हम चाय छानते तो वो कैसे जाती है, विलायक कैसे जाता है, डायरेक्ट एक दिशा में हमारे बर्तन में जाता है। ठीक है, और विसरण की क्रिया में क्या होता है, विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं, विलेय और विलायक के कण जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर है हमारे परासरण की क्रिया की तरफ। परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते। परासरण की क्रिया में विलायक के जो कण हैं सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ठीक, और परासरण की क्रिया में केवल द्रव अवस्था में होती है। परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होती है, और विसरण की क्रिया ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। ठीक है, तो ये था परासरण और विसरण में अंतर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। अगला हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन, मोलरता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मोलरता क्या होती है ये हमें बताना है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में जितने विलेय के मोल की संख्या होगी वही हमारी मोलरता कहलाती है, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। ठीक है, मोलरता को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी इंटू 1000। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है मोल अंश की परिभाषा दीजिए। मोल अंश को परिभाषित कीजिए। तो मोल अंश क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या या फिर विलेय या विलायक की कुल मोलों की संख्या को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, x से व्यक्त करते हैं। इसे हम x से डिफाइन करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना विलयन में 2 अवयव विलेय और विलायक है। मान लेते हैं विलयन में 2 अवयव विलेय या विलायक है। ठीक है, तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम विलेय का मोल अंश निकालें तो विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक, ऐसा होता है। और अगर हम क्या करें, विलायक का मोल निकालें तो हो जाएगा विलायक का मोल बटे में विलेय प्लस विलायक के मोल, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और बटे में क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोल अंश का फॉर्मूला। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl इज इक्वल टू लैम्डा H इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलराउस का नियम हो जाएगा। हमने क्या किया, लैम्डा m HCl और HCl क्या हो जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा, H प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। किसी विशेष इलेक्ट्रोड
पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल w प्रोपोर्शनल क्यू। ठीक है, ये फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम हमें बताना है। तो क्या होता है फैराडे का विद्युत अपघटन द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर, तो इन जुड़े हुए विद्युत अपघट्य है, इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो मुक्त पदार्थों के जो द्रव्यमान होते हैं उनके तुल्यांकी भारों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 प्रोपोर्शनल E1 व W2 प्रोपोर्शनल E2। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक, और ये वायु और जल में स्थायी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, क्योंकि यह गर्म जल और जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर जल से इसकी क्रिया क्या होती है, धीमी होती है, यानी साधारण ताप पर इसकी गति मंद हो जाती है, और उच्च ताप पर यह जलवायु के साथ ताप की उच्च मात्रा हो तो ये क्या काम करता है, अधिक काम करता है, और अगर सामान्य ताप हो तो इसकी क्रिया मंद हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों। जिंक या तांबे में से कोई एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, इसका कारण हमें बताना है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है, सबसे लास्ट पे स्थान आपका हाइड्रोजन है। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तथा तांबा हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। तांबा कहाँ स्थित है, हाइड्रोजन के नीचे, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक गुण है। ठीक, जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर लेगा, परंतु तांबे का स्थान क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसका यही कारण है, जिंक में अपचायक गुण ज्यादा है, इसीलिए वो हाइड्रोजन गैस को आसानी से विस्थापित कर देता है, और तांबे का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है तो वो नहीं कर पाता। अगला हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताना है। ठीक है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/ρ। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या तो आप लिख सकते हैं 1/ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो, तो उस समय उस अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उस क्षण जो अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt सांद्रण C के क्या होता है, समानुपाती। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू c। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा k। dx अपॉन dt इज इक्वल टू के सी, जहां पे k क्या है, वेग स्थिरांक। k क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, अगर हम c का मान 1 रख दें, अगर हम c की जगह पे 1 रख दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। ठीक, अतः हो क्या जाएगा, स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तापीय गुणांक क्या है। ठीक, तापीय गुणांक हमें बताना है और अभिक्रिया के वेग में इसका क्या संबंध है ये भी बताना है। ठीक है, तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो विभिन्न तापों के वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक बराबर T प्लस 10, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे में T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक का मान। ये क्या हो जाएगा, तापीय गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके पद में, वेग से। ठीक है, वेग से संबंध हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक, तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला देख लीजिए, वेग प्रोपोर्शनल A0। ठीक, तो उदाहरण हो जाएगा आपका H2 प्लस Cl2 गिव्स टू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, H2 प्लस Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति है तो बन क्या आ जाएगा, 2HCl, 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बन जाएंगे। ठीक है, चूंकि फॉर्मूला क्या है, वेग आपका किसके प्रोपोर्शनल, A0 के, तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, H2 Cl2। ठीक है, H2 0 Cl2 0 के। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या है, कोटि इसकी 0 है, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, KT। x बराबर क्या हो जाएगा, KT। ठीक है, जहां x अभिकारक A की वह मात्रा है, जहां पर x क्या है, अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, जो कि t समय में अभिक्रिया करती है, और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। x क्या है, अभिकारक की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, और k इसका क्या है, वेग स्थिरांक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A1, यानी एक अभिकारक की सांद्रता पर वेग डिपेंड करता है, वेग प्रोपोर्शनल A1। उदाहरण क्या हो जाएगा, हमने लिया है सुक्रोज, इस सुक्रोज का क्या कराएंगे, जल अपघटन। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11 प्लस क्या कराएंगे, जल अपघटन H2O, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, तो बन क्या आ जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, फ्रैक्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रैक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक क्या मान निकल के आया, ग्लूकोज का, तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि 1 हो जाएगी, जिससे व्यंजक क्या निकल के आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आभासी एकणुक अभिक्रिया उदाहरण देकर समझानी है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी एकणुक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी
अणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ फिर से हमने क्या किया है, सुक्रोज लिया है। देख सकते हैं आप, अभी हमने पहले भी बताया था सुक्रोज का जब हमने जल अपघटन कराया था हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में तो ग्लूकोज बना था, फ्रक्टोज बना था। ठीक है, और इसकी जो कोटि निकल के आई थी वो क्या थी, 1 थी। ठीक है, और इसकी लेकिन आणविकता क्या होगी, इसकी आणविकता हो जाएगी 2, क्योंकि बने कितने उत्पाद हैं, 2 उत्पाद बने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इसकी आणविकता 2 है और कोटि कितनी है, कोटि इसकी 1 है। ठीक, तो जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं, क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं तथा उनके बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं, तथा उनके बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ये उनमें इस कारण उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं, इसी कारण संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है। अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो इसका आंसर है जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में प्रवेश करता है, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक यानी अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक का निर्माण करते, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, F ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व को F ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। अब बात होती है एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान हमें बताना है। एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान हमें बताना है, तो एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त 7 में एक्टिनाइड्स तत्व को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। इन एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इन एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5f कक्षक में प्रवेश कर पाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5f कक्षक में प्रवेश कर पाता है। इस कारण से श्रेणी में थोरियम Z19 से लेकर लॉरेंशियम Z103 ठीक Z103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक्टिनियम ठीक है का अनुसरण करते हैं तथा भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भी समानता प्रकट करते हैं। यही कारण है कि इन्हें एक्टिनाइड्स तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड क्या होते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, उनके हमें नाम भी लिखने कि लैंथेनाइड तत्व किनको कहा जाता है। लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम से लेकर लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और लैंथेनाइड्स का नाम भिन्न है। ठीक है, इस श्रेणी में परमाणु 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और लैंथेनाइड तत्वों के नाम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला लैंथेनाइड होता है सीरियम, प्रेजियोडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हीवियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रियम, ल्यूटीशियम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं लैंथेनाइड्स और उनके तत्वों के नाम होते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। ठीक है, क्योंकि संक्रमण तत्व धातु आयनों का छोटा आकार होते हैं, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होते हैं, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्रायिकता इनके पास होती, इसलिए संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों द्वारा अंतराकाशीय यौगिक तथा रंगीन आयन बनाने को स्पष्ट करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अंतराकाशीय यौगिक क्यों बनते हैं। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय स्थान कहा जाता है या अंतराकाश कहा जाता है। इन अंतराकाशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ धातु परमाणु आबंध बना लेते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नियॉन आपका नाइट्रोजन, इसके साथ धातु परमाणु के साथ क्या बना लेते हैं, जो स्थान ग्रहण करते हैं आबंध बना लेते हैं। इस प्रकार से अंतराकाशीय यौगिक ये बना लेते हैं। ठीक है, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये रंगीन यौगिक कैसे बनाते हैं, रंगीन यौगिक कैसे बन जाता है। संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के जो तत्व होते हैं अधिकांशतः ठोस हो या जलीय विलयन हो रंगीन होते हैं। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के N-1 डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। वे यौगिक या आयन जिनके N-1 डी उपकोष अपूर्ण होते अर्थात डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे प्रायः रंगीन होते। वे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, रंगीन होते। जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रंगीन गुण प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है लीगेंड क्या है। लीगेंड किसको कहते हैं, इसके दो उदाहरण भी हमें दे। वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज, वे आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। ठीक है, वे आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, K4FeCN6, ये क्या है, इसमें CN क्या है, ये है आपका लीगेंड, और इसमें CuNH3 का की पावर 4 2+, जिसमें क्या है, एमीन। एमीन आपका क्या है, लीगेंड। इसमें आपका CN लीगेंड है, इसमें क्या है, एमीन आपका लीगेंड है। अगला हमारा क्वेश्चन है, CuNH3 की पावर 4 SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, X+ या एमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 0 का किसी के साथ भी गुणा कराएंगे 0 आएगा। और जो आपका SO4 है सल्फेट की पावर होती है -2 बराबर 0। X + 0 -2 बराबर 0। X ये जो -2 है वो उधर चला जाएगा तो प्लस में 2। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। अगला क्वेश्चन है, उपसय संयोजन संख्या को परिभाषित करना है। उपसय संयोजक यौगिक की संख्या क्या होती है ये हमें बताना है। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसय संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संकर आयन को हमें परिभाषित करना है। ठीक है, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, संकर आयन कहा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% C2H5 एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बचा हुआ रहता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, काले कागज में लपेट कर रखना चाहिए, अंधेरे में रखना चाहिए तथा मुंह में भरकर 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदें अगर हम इसमें मिला के रखें तो क्लोरोफॉर्म को क्या कर दिया जाता है, बचा लिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, 2C2H5 एथिल आयोडाइड। हम क्या करते हैं, इसमें एथिल आयोडाइड की क्रिया या जिंक से कराते हैं तो ब्यूटेन बनता है C4H10 प्लस Zn2। ठीक है, जिंक आयोडाइड अलग हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लिया, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br लिख लीजिए या फिर CH3CH2Br लिख लीजिए प्लस केसीएन। केसीएन के साथ हम इसकी क्रिया करा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, C2H5Cn। ठीक है, Cn के साथ क्रिया कर लेगी और ब्रोमीन का प्रतिस्थापन हो जाएगा पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया है एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमने लिया है एथिल अल्कोहल तथा CH3COCH3। ठीक, दोनों के अणुभार समान है किंतु कमरे के ताप पर एथिल अल्कोहल एक द्रव है तथा CH3COCH3 गैस है, ये हमें बताना है। ठीक है, C2H5OH एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है और यह द्रव्य अवस्था में रहता है, जबकि CH3OCH3 के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसीलिए ये क्या है, गैस अवस्था में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है तो क्या होता है, तो हमने लिया है मेथिल अल्कोहल CH3OH और इसी के साथ लिया है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये CH3 और COO ये मिलके क्या बना चुका है, मेथिल एसीटेट बना चुका है और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसने बना लिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन है सेट-जेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए। क्या होता है सेट-जेफ नियम, ये हमें बताना है। एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर अल्कोहल यानी OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर H2O के अणु जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। ठीक है, रिएक्शन हमें देनी है, तो देख सकते हैं आप, हमने एथिल अल्कोहल C2H5OH लिया है, इसकी क्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C2H4 प्लस जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद करने के लिए मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद करने के लिए आयोडोफॉर्म परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल की क्रिया जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर हम गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस यानी कि आयोडोफॉर्म बनता है। हमने लिया है क्या, एथिल अल्कोहल C2H5OH और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे, आयोडीन के साथ। 6 भाग हमने क्या लिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो बनेगा क्या, ठीक है, बनेगा आपका आयोडोफॉर्म CH3 प्लस 5Na प्लस SCONA सोडियम फॉर्मेट और 5 भाग जल के अणु निकल जाएंगे। मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यूरोट्रोपिन पे हमें टिप्पणी लिखनी है। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से
जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं। हमने 6 भाग लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, 4 भाग हमने अमोनिया के लिए हैं, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 की पावर 6N4। ये क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। 6 भाग जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फॉर्मेलिन क्या होता है, इसके उपयोग लिखने हैं। ठीक है, फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयोग होता है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सांद्रता वाला विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है और इसका उपयोग है मृत जीवों के परिरक्षण में ये उपयुक्त हो। हमारा अगला क्वेश्चन है स्मिट अपक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है? रासायनिक समीकरण से बताना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनाई जाती है। RCOOH प्लस N3H सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, तो क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन प्लस N2 प्लस CO2। ठीक है, तो हो क्या जाएगा? हमने लिया है यहाँ पे एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ कराएंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथिल एमीन बनेगी CH3NH2 और क्या बनेगा? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती। इस रिएक्शन को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइमर टीमन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, फिनॉल की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, हमने लिया है फिनॉल या फिर बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल समूह OH लगा दीजिए तो ये आपका फिनॉल बन जाता है। लिया है क्लोरोफॉर्म और 3 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसने क्या किया है? OH समूह, ये हाइड्रोक्सिल समूह और ये आपका CHO मिलके इसने क्या बना लिया है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना लिया। 3 भाग सोडियम क्लोराइड के और 2 भाग जल के निकल चुके हैं। ठीक है, ये है आपकी राइमर टीमन अपक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों? ये हमें बताना है। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है या एक दुर्बल एकाकी क्षारक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, इसीलिए एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अपक्रिया हमें लिखनी है। ठीक है, तो हमने लिया है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। आप चाहें तो जिस प्रकार हमने बेंजीन रिंग में OH लगा के आपका फिनॉल बनाया था, NO2 आप लगा दीजिए, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, अब इसका हम क्या कराएंगे? उदासीन माध्यम में अपचयन। हमने हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया और क्या लिया है? Zn प्लस NH4Cl। ठीक है, तो बनेगा क्या? C6H5NO। अब फिर से इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5NHOH। ठीक, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, क्लोरोबेंजीन को जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड CU2 की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जलीय अमोनिया के साथ इसको हम गर्म कर देते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमने लिया है 2 भाग सोडियम क्लोराइड के और ली है 2 भाग अमोनिया NH3 और क्या लिया है? आपका क्यूप्रस ऑक्साइड लिया। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? 2 भाग आपका बनेगा C6H5NH2। ठीक है, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा और बनेगा क्या? Cu2Cl2 प्लस H2O। ये क्या हो जाएगी? जब हम एनिलीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है। वे पदार्थ जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वे पदार्थ जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मॉलिस परीक्षण क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। एक परख नली में जब हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नेफ्थलॉन का
एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शान H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो बैंगनी रंग का वलय बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिस परीक्षण कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मॉलिस परीक्षण कहा जाता है। इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण हमें देना है। ठीक है, तो इनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक स्टार्च होता है। ठीक है, इनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक स्टार्च होता है। ठीक है, इनुलिन को जब हम तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करते हैं तो फ्रक्टोज की औद्योगिक मात्रा बनती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनुलिन लिया है C6H10O5। ठीक, अब इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा, फ्रक्टोज प्राप्त होता है C6H12O6। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिपिड क्या है, इसके प्रमुख कार्य हमें बताने हैं। ठीक है, ये वसा, तेल और जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। लिपिड क्या है, ये वसा, तेल, जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। ठीक है, लिपिड किसमें विलय होते हैं, ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे कि वसा और तेल, स्टेराइड, फास्फोलिपिड, टर्पिन्स। ठीक है, वसा और तेल, स्टेराइड, फास्फोलिपिड और टर्पिन्स। अब इनके कार्य क्या है वो देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना लिपिड का कार्य है। शरीर के लिए ताप को नियंत्रित करना ये भी लिपिड का कार्य है। स्टेराइड कोशिका झिल्ली के घटक हैं। ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ये क्या काम है वसा के। अगला क्वेश्चन है, टालन अभिकर्मक क्या होता है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया हमें बतानी है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही टालन अभिकर्मक कहलाता है। अब इसके साथ ग्लूकोज की क्रिया देख लीजिए। जब हम ग्लूकोज को टालन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित करते हैं, जब ग्लूकोज को टालन अभिकर्मक के साथ सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। रिएक्शन देख लीजिए, हमने लिया है ग्लूकोज और इसकी क्रिया करा रहे हैं टालन अभिकर्मक के साथ, दोनों को मिला के हमने गर्म किया है तो बन के आ रहा है ग्लूकोनिक अम्ल और यह सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप यानी कि रजत दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, फेलिंग विलयन क्या होता है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। क्यूप्रस ऑक्साइड के विलयन को ही फेलिंग विलयन कहा जाता है। ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ग्लूकोज लिया है, अब इसकी क्रिया हम क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CuO से करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं आप Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो गया है जब हमने ग्लूकोज की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कराई। तो ये रिएक्शन हमारी फेलिंग विलयन परीक्षण कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्विटर आयन को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमीन समूह होता है। जलीय विलयन में COOH ठीक समूह एक H+ होता है तथा NH2 एमीन समूह इसे स्वीकार करता है। ठीक, जब ये H+ आयन खो देता है, अलग कर देता है तो एमीन समूह क्या करता है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार ज्विटर आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। NH2CH ये आपका CH और COOH H3NCHRCO इसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया था। ये वाले देख सकते हैं आप COOH है, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर लिया जिसको एमीन समूह ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया NH3। ठीक, H3N चाहे कह लीजिए N+C-। ठीक, इसने एक हाइड्रोजन खोया है तो इसके पास माइनस सिंबल आ गया। इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो इसके पास प्लस सिंबल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, DNA और RNA में क्या करिए, अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इस बार भी पक्का आएगा। ठीक है,
तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक साइड डीएनए डाल लीजिए, दूसरे साइड आरएनए। अब हमें इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, ठीक है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में साइटोसिन व थाइमिन पिस्मिडीन क्षारकों के रूप होते हैं, जबकि आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडीन क्षारकों के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए की एकल कुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। इसकी एकल कुंडली की अल्फा हेलिक्स संरचना, इसकी द्विकुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, ठीक है, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के 50 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।